हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 12th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कंटिन्यूटी। ऑलरेडी मैंने इसके कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने कुछ फंक्शंस देखे थे और ये देखा था कि उनका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, मतलब वो डाउटेड पॉइंट कहाँ है, क्या है जहां पर ये फंक्शंस क्या है डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको कहा था कि अगले क्लास में हम सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का हम क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है ये तो हम तब पढ़ेंगे जब हम रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको उनका ग्राफ दिखा देता हूं जिससे कि आपका ये एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिग्नम फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर या फिर क्या बोलते हैं x=0 पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो चलिए एक एक करके सबका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सिग्नम फंक्शन। हमने देखा था सिग्नम फंक्शन किस पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, उसका डाउटेड पॉइंट क्या था, x=0 है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो उसका जो ग्राफ है वो यहां कुछ इस तरह से ड्रॉ है। अब देखिए यहां पर लाइन RHL से बिल्कुल ठीक आ रही है ना। ये जो पॉइंट है x=0, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जो सीधी खड़ी है ये है x=0 वाली लाइन, क्योंकि x=0 पुट करेंगे तभी तो इस पर y की वैल्यू आएगी। चलिए ठीक बात है। यहां पर देखिए ये लाइन एज इट इज ठीक आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये इस लाइन अप्रोच कर रहा है x=0 वाले लाइन को, जब ये लाइन जैसे ही यहां पर अप्रोच कर गया तो यहां पर देखिए यहां पर ओपन सर्कल हो गया। जैसे यहां पर खाली सर्कल हो गया, ये खाली सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये खाली सर्कल होल को रिप्रेजेंट करता है, गैप को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या बताता है हमें कि यहां पर क्या है, ये जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए उसी तरह यहां पर वापस से देखिए RHL से लाइन आ रही है, वापस जैसे ही इस लाइन को अप्रोच कर रहा है वापस से यहां पर ओपन सर्कल हो जा रहा है, मतलब वापस से ये बता रहा है कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब जो सिग्नम फंक्शन है कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, x=0 पर। बिल्कुल आप देखिए लाइन जैसे ही x=0 की तरफ आ रही है अप्रोच करके, वहां पर उस पर वो क्या हो जा रही है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रही है, क्योंकि यहां पर गैप हो जा रहा है। होप सो आपने सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख लिया है और समझ भी गए होंगे। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है हम देखेंगे जब हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, पूरा डेप्थ में देखेंगे। चलिए अब आगे दूसरा ग्राफ देखते हैं। अब क्या है, अब यहां पर हमारे पास जो अगला ग्राफ है वो है किसका, ये है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, आप देखिए यहां ध्यान से, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x=0 पर क्या है, फिक्स्ड है ना। यहां पर ये ग्राफ बिल्कुल यहां पर पॉइंट मिल रही है, लेकिन ये जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है 1 को, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली लाइन, ये पूरी डॉट डॉट लाइन मैंने यहां पर क्या बोलते हैं ड्रॉ कर रखा है, ये लाइन जो है 1 वाली है ना, 1 है यहां पर, इस लाइन का वैल्यू जो है 1 है। ये फ्रैक्शनल पार्ट जैसे ही 0 से अप्रोच कर रहा है 1 को, आप देखिए यहां पर बार बार ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। मतलब ये जो कंप्लीट लाइन है ये x=0 वाला लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन है ना पूरी, है ना। चलिए जैसे ही हम x=0 पुट करेंगे वो वैल्यू यहीं पर रह जाएगा। तो ये लाइन जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है, ये y यहां पर जो हमारा क्या बोलते हैं फंक्शन का वैल्यू 1 मिल रहा है ना यहां पर, वो वहां पर जाकर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। मतलब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना उसका वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। समझ रहे हो आप बात, यहां पर 0 पर हमें बिल्कुल क्या बोले, ब्लैक पॉइंट, डॉटेड पॉइंट, मतलब क्या बोलते हैं कंप्लीट पॉइंट यहां मिल रहा है। और यहां पर जो ये 1 वाली लाइन है इस पर देखिए आपको होल मिल रहा है, मतलब यहां पर फिक्स्ड मिल रहा है, यहां पर गैप मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर जैसे ही अप्रोच कर रहा है इस 1 वाले लाइन को, ये क्या हो रहा है, यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है वापस से हम रिलेशन फंक्शंस में ही देखेंगे, बस आप यहां पर ये देख लो कि क्या इसका ग्राफ क्या है और कैसे किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। यहां पर देखिए इंटीजर पर ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा था, बिल्कुल जैसे ही ये यहां पर 1 को अप्रोच कर रहा है ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है ना। 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन 1 पर जाते जाते ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, आप इस फॉर्मूले को देख लो। एक्चुअली होता क्या है, इस फॉर्मूले को हम अभी पीछे देखेंगे, आपको मैं समझाता हूं ये फॉर्मूला क्या है। पहले आप पास खाली इतना देख लो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू नॉर्मल, जो नंबर लिखा है वो, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो अगला ग्राफ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहा है लेस देन और इक्वल टू x, मतलब अगर इसके अंदर कोई भी नंबर रहा है ना, चाहे वो पॉइंट में रहे, है ना, डेसिमल में रहे, या फिर नॉर्मल एग्जैक्टली इंटीजर ही हो जाए,
तो होगा क्या, या तो फिर वो जो इसमें इंटीजर होगा वही इंटीजर हो जाएगा या फिर उससे कम नंबर होगा। और कैसे होगा हम इसे एग्जांपल से देखेंगे, है ना। दोनों अभी क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट हमने पढ़ा वो, और यहाँ पर क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम देखेंगे कैसे वहां पर निकालते हैं दोनों को। अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला ही बताया, लेकिन उससे पहले हम पहले ग्राफ देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी किस पे क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, वो भी इंटीजर पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, जिससे जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। यहां पर आप देखिए ये लाइन यहां से बढ़ा, जैसे ही 1 को अप्रोच किया ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। वापस से यहां पर ऊपर, क्योंकि यहां पर 1 नहीं मिला, यहां पर मिल रहा है 1, मतलब दोनों के बीच में क्या है कंटिन्यूटी टूट गई, यहां पर छूट गई, यहां पर है, मतलब दोनों आपस में ज्वाइन नहीं है, मतलब दोनों के बीच क्या है डिसकंटिन्यूटी हो गई। फिर वापस यहां 1 से चलना शुरू किया, 2 पर पहुंचा, फिर टूट गया, फिर वापस ऊपर 2 पर चलना शुरू किया, वापस देखिए 3 पर फिर टूट गया। उसी तरह यहां पर देखिए -1 से अप्रोच करना शुरू किया इस लाइन को, वापस से आकर यहां पर टूट गया। फिर यहां -2 से चलना शुरू किया, जैसे ही -1 पे पहुंचा वापस से टूट गया। मतलब जैसे ही ये एक नंबर से दूसरे नंबर को अप्रोच करता है क्या होता है, ग्राफ टूट जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। मतलब जैसे ही इंटीजर अपने नेक्स्ट इंटीजर को अप्रोच करना चाह रहा है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। इसीलिए क्या है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है वो इंटीजर पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। होप सो आप सारी बातें समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है 3.50, और इसको रखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे ही आएगा या फिर फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, आप सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो। आप अगर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाओगे। चलो देखते हैं नंबर लाइन पर समझ कर इसे। यहाँ क्या है 3.50 है ना, इसका आंसर क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.50 का क्या है 3 है। कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है। यहाँ पर 3.50 मतलब यहाँ पर कहीं यहाँ पर कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर कहीं भैया अपना 4 होगा। ठीक है, समझो बात, 4 होगा, यानी 3.5 मतलब 3 और 4 के क्या है, मिड में है, मिड में है। ये बात आप समझ रहे हो बात मेरी, ठीक है। चलो यहाँ पर 3.5 क्या है, इन दोनों के मिड में है। अब क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि या तो फिर ये लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा x के। यहां पर x क्या है हमारा 3.50, यानी इसे 3.50 के बराबर ही होना था, या फिर इसे क्या होना था 3 हो जाना था। और यहां पर क्या है, यहां पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। इंटीजर में डेसिमल नहीं आता, हमने देखा था ना, 0 -1 1 ये सभी क्या इंटीजर में आते हैं ना, वहां पर डेसिमल नहीं आता। ठीक है, अब ध्यान से, या तो अगर यहां डायरेक्ट नंबर 3 होता तो एग्जैक्टली 3 हो जाता, या फिर यहां पर जो भी नंबर होगा उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा वही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हो जाएगा। ध्यान से, यहां लिखा है 3.5, यानी अगर यहां 3.5 की जगह 3 होता तो डायरेक्टली आंसर 3 हो जाता, लेकिन यहां 3.5 है, यानी 3 से अधिक है, मतलब इसके पहले वाला जो इंटीजर होगा वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 3.5 का। बाद वाले पे नहीं जाएंगे, पहले वाले पर जाएंगे। होप सो आप समझ गए होंगे बात। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे यहां लिखा है -252, देखिए यहां पर डायरेक्ट नंबर लिखा है, इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, डायरेक्ट नंबर ही हो गया। ठीक है, समझ रहे होगे आप बात। चलिए यहां पर लिखा है -1.8। अब ध्यान से यहां पर नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर रखा हुआ है मैंने। यहां पर कहीं 0 होगा, यहां पर -1, यहां पर -2, और ये -1.8 कहीं -1 और -2 के बीच में आ रहा होगा, कहीं पर भी आ रहा होगा। तो सपोज मान लिया यहां पर, जहां पर ये मैंने इसको x से डिनोट कर रखा है, यहां पर -1.8 है। अब ध्यान से सोचिए, मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में या तो वहां अगर एग्जैक्टली नंबर होगा तो वही आंसर हो जाएगा, या फिर जो नंबर लिखा होगा उसके पहले वाला इंटीजर होगा। ध्यान से, -1.8 इधर -1 और इधर -2, -1.8 से बड़ा है -1, तो क्या मैं बोला था, x से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो x के बराबर खुद ही हो जाएगा वो, या तो उससे छोटा होना चाहिए। अगर नंबर में होगा तो वो एग्जैक्टली वही आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर -252 हो गया। लेकिन अगर डेसिमल में हुआ तो उससे पहले वाला उसका इंटीजर ही उसका आंसर होगा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां पर लिखा है -1.8, -1 तो -1.8 से भैया बड़ा है, मतलब इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि डेसिमल में है तो 1.8 से छोटा क्या है, -2, है ना। -1.8 से छोटा क्या है, -2, इसीलिए -1.8 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -2।
होप सो आप बात समझ गए होंगे। चलिए इतनी बात तो हम समझ गए। अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे। यहां पर हम क्या, हमारा फॉर्मूला क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू नंबर जो गिवन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। अब ध्यान से सुनिए, हमें निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब अगर हम सपोज मान ले यहां पर -1.8 को ले लेते हैं। अगर मुझसे कोई पूछ देता डायरेक्टली, अगर किसी से भी कोई पूछ देगा कि 1.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो कोई भी यहां पर ये सोचेगा कि यहां पर अरे यहां पर तो डेसिमल पार्ट है यानी 0.8 ही इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा वहां आंसर, है ना। हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि जैसे यहां पर लिखा है 1.2, इसका वैल्यू हो गया 0.5, है ना। तो यही तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.5, यानी जो डेसिमल पार्ट है वही तो हम, उसे ही तो हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ये केस पॉजिटिव में आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव आएगा ना नंबर, वहां हम कंफ्यूज कर जाएंगे, गलत हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन का यूज करेंगे और वहां से हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, जिससे कि हमारा वैल्यू गलत ना निकले। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर -1.8 है। अगर डायरेक्टली कोई देखकर बोले तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, -0.8 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। -1 -0.8 कुल मिलाकर हो जाएगा -1.8। लेकिन नहीं, इसका आंसर हम निकाल कर देखते हैं, फिर मैं आपको एक बात कहूंगा। चलिए, यहां पर इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए हमने यहां फ्रैक्शनल पार्ट लिख लिया। कंप्लीट नंबर x की जगह क्या लिखा हुआ है, -1.8, हमने यहां लिख लिया -1.8। फिर क्या साइन था, माइनस, हमने यहां लगा दिया माइनस। अब ध्यान से, अब है यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। -1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आया है, -2, तो हमने इसके जगह रख दिया -2। अब ध्यान से, -1.8 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 यहां, यानी 2 में से 1 -1.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0.2। मतलब यहां पर अगर मुझसे कोई बोलेगा अब कि -1.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, तो हम -0.8 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 0.2 हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है -1.8 का। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। चलिए उसी तरह यहां पर जो हमने एग्जांपल देखा था 3.5 का, उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट यहां देखते हैं। इसका इंटीजर पार्ट कितना हो गया, 3। अब ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए जो नंबर गिवन है उसको एज इट इज लिख लिया, 3.5 हमने यहां लिख लिया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना है, 3। 3.5 से 3 घटाया तो 0.5 क्या हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। मैंने कहा था पॉजिटिव केस में ये करेक्ट हो जाएगा, हम अगर डायरेक्टली देखकर बोल देंगे। लेकिन जैसे ही नंबर नेगेटिव होगा वहां हम क्या होगा, वहां हमसे गलती हो जाएगा। इसीलिए चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए कहा हमसे, तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना और उस पर चेक करके वैल्यू बता देना। और दूसरी बात, हमने नेगेटिव देखा, फ्रैक्शनल पार्ट यहां पर पॉजिटिव ही आया, और पॉजिटिव देखा तब भी फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही आया। मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट की जब भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन वो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, वो वैल्यू जो लाई करेगी फ्रैक्शनल पार्ट की, है ना, वो लाई करेगी 1 से 0 के बीच में। ठीक है, 1 तक नहीं पहुंचेगी, 0 हो सकती है ना, हमने अभी देखा 0 पर था, लेकिन क्या है 1 तक नहीं पहुंचेगा, 1 से 0 के बीच में ही कहीं लाई करेगा। होप सो आप बात समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अब चलिए, अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है कुछ इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। अब क्या है यहां पर, सपोज मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन गिवन है f(x) और g(x), और हमें क्या कहा रहा है कि f(x) और g(x) कभी कंटिन्यूअस है कभी डिसकंटिन्यूअस है ना। और यहां पर इन दोनों को रिलेट करके जो हमारे पास एक गिवन पॉइंट होगा x समथिंग, x बराबर, यहाँ a लिखा है, x बराबर समथिंग होगा गिवन हमारे पास क्वेश्चन में, तो उस पर क्या करना है, हमें यह बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम क्या है, फंक्शन को कभी कभी देखकर भी डायरेक्टली हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं, लेकिन उससे पहले हमें इन पॉइंट्स को देखना होगा और हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे, है ना। और कहां हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम डील करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, फंक्शन f(x) है और g(x) है। अगर f(x) कंटिन्यूअस हुआ और वहीं पर g(x) भी कंटिन्यूअस हुआ, मतलब दोनों ही फंक्शन क्या हो गए, कंटिन्यूअस हो गए। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए, आपस में मल्टीप्लाइड हैं, दोनों फंक्शन f(x) और g(x) कंटिन्यूअस हो गए और आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो वहां क्या होगा, जो गिवन रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस ही आएगा। मतलब दो फंक्शन कंटिन्यूअस, उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस ही आएगा। होप सो आप समझ रहे होंगे। और हम ये जो बात कर रहे हैं वो एक गिवन पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई पॉइंट गिवन है, x = a यहां मैंने लिया है, क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया रहेगा हम देख लेंगे।
तब के तब, लेकिन ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा अपने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि फंक्शन fx जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है और gx भी क्या है भैया अपना डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ, और दोनों क्या है मल्टीप्लाइड है। मतलब दो फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है दोनों के दोनों और आपस में मल्टीप्लाइड है, और तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, तो उनका रिजल्ट यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि क्या है, कि वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होंगे, यानी डिसकंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस कहना ये सही नहीं होगा। तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि जब दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हैं और आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो वहां पर हम क्या है डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे उस गिवन पॉइंट पर जो हमें दिया होगा। होप सो आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कौन सा फंक्शन कंप्लीटली कंटिन्यूअस है रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के रेंज में, है ना, रियल नंबर के डोमेन में कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने गिवन डोमेन में। ये सभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया है, आप प्लीज उस लेक्चर को एक बार देखिए। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि एक फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूअस दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन gx जो है वो डिसकंटिन्यूअस दिया है। अब वापस से एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया और आपस में वापस से ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। मतलब ये केस में भी हम क्या है डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी जो हमारा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस मल्टीप्लाई होकर दिया होगा। होप सो आप बात समझ रहे हैं। और किस पॉइंट पर चेक करेंगे, जो पॉइंट हमें गिवन होगा, यहां पर x इक्वल टू a दिया हुआ है। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब क्या है, अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वहां पर पहला फंक्शन जो fx है वो भी डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन gx जो है वो भी डिसकंटिन्यूअस है। मतलब दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इससे पहले हमने जो केस देखा वो देखा था मल्टीप्लीकेशन का। अब क्या है, दोनों फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है वो आपस में या तो ऐड होंगे या तो फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देख रहे हैं। अगर दो फंक्शन गिवन है fx और gx और दोनों आपस में डिसकंटिन्यूअस हैं और क्या है यहां पर उनके बीच जो साइन है वो प्लस और माइनस का है, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा हम डायरेक्टली वापस से नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन कंप्लीटली डिसकंटिन्यूअस होगा। हमें क्या करना होगा, वहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी कि वो जो गिवन पॉइंट x इक्वल टू a है या क्वेश्चन में जो भी पॉइंट दिया रहेगा x इक्वल टू समथिंग, उस पर हम क्या करेंगे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। हम डायरेक्टली देखकर नहीं बता सकते, और जब हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं वो केस आपको मैंने बताया है। चलिए अब वापस से अब अगला केस देखिए। अगला केस है कि दो फंक्शंस fx और gx दोनों के दोनों क्या है कंटिन्यूअस है, लेकिन हमने अभी एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब हम देख रहे हैं डिवीजन। अब दो फंक्शंस गिवन है और दोनों के दोनों क्या है कंटिन्यूअस हैं और दोनों क्या है अब आपस में डिवीजन फॉर्म में है। मतलब दोनों के दोनों फ्रैक्शनल पार्ट में है, फ्रैक्शनल है ना, फ्रैक्शनल पार्ट बोलो सॉरी फ्रैक्शन में है ना। तो fx और gx के आपस में फ्रैक्शन में है। और रैशनल नंबर के केस में हमने देखा था रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है और वहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए। अब ध्यान से यहां पर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो हमारा डेनोमिनेटर है, यानी यहां पर हमारा डेनोमिनेटर क्या है gx, तो ये gx जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर gx 0 के बराबर नहीं होगा तो यहां पर जो दोनों फंक्शन fx और gx दोनों कंटिन्यूअस दिए हुए हैं, दोनों का जो डिवीजन फॉर्म में जो फंक्शन गिवन है वो भी क्या है डायरेक्टली कंटिन्यूअस हम कह सकते हैं। होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक फंक्शन fx जो है कंटिन्यूअस दिया है, दूसरा फंक्शन gx भी कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं और ऐड हैं आपस में, तो हम डायरेक्टली रिजल्ट बोल सकते हैं कि इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा कंटिन्यूटी में वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएंगे। होप सो आपको समझ में आ गई होगी ये बात। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि वापस से fx और gx दिया हुआ है और यहाँ पर दोनों क्या है सब्ट्रैक्ट हुए हैं। तो दो फंक्शंस हैं, दोनों कंटिन्यूअस हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट हैं, तो वहां पर भी इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं कि दोनों का फंक्शन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस ही आएगा। तो आपको जो अभी तक मैंने सारे रिजल्ट्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, आप प्लीज उसे एक बार ध्यान में रख लीजिए, आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए और आप उसे देखते रहिए, जिससे कि आपको एनालाइज करने में आसानी हो क्वेश्चन बनाते वक्त। होप सो आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो है कॉम्पोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी को देखना, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कह क्या रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कॉम्पोजिट फंक्शन है क्या। कॉम्पोजिट मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिट मतलब क्या होता है जुड़ा हुआ चीज, है ना।
अगर हम ऐसे देखें कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जिसके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब यहाँ पर इससे एक सेंस तो ये मिल रहा है कि चीजें अधिक चीजों से मिलकर बनी हो, तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट कहलाता है। उसी तरह फंक्शंस में क्या है, जब हम दो फंक्शंस को मिलाकर एक फंक्शन बनाते हैं तो वहां पर उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन, है ना। आपने अगर क्या बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा, जिसने भी पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, जब हम जी ऑफ एफ फंक्शन पढ़ते हैं या एफ ऑफ जी फंक्शन पढ़ते हैं तो वो सभी क्या है, वो सभी कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि वहां पर क्या है, एफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मिलाकर एक कंप्लीट फंक्शन बनाया जाता है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं, इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, बोल रहा है एक गिवन फंक्शन f जो कि कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a पर। चलिए ये बात समझ में आ गई। एंड g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू f ऑफ a, ये कह रहा है जो फंक्शन g है वो कंटिन्यूअस किस पर है, x इक्वल टू f ऑफ a। यहां पर जो फंक्शन fx था वो पॉइंट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस था। अब यही सी पॉइंट को हम डायरेक्टली इस f ऑफ x में डालेंगे, वहां पर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू पर क्या है, ये फंक्शन g जो है कंटिन्यूअस है ना। यहां से जो हमें f ऑफ a मिलेगा, a को इस पर पुट करने पर वहां से कुछ वैल्यू निकलेगा, वो जो वैल्यू निकलेगा उसी वैल्यू पर क्या है, ये जो फंक्शन g ऑफ x जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, यहां से अब एक बात समझ में आ गई, मतलब यहां से हम f ऑफ x की वैल्यू निकाल रहे हैं और g ऑफ x में डाल रहे हैं, मतलब जिसमें डाल रहे हैं वो क्या है, वो g ऑफ x है, और जिसको डाल रहे हैं वो क्या है, f ऑफ x है। यानी कुल मिला के यहाँ बात ये हो गई कि f ऑफ x जो है g ऑफ x के अंदर अब आ जाएगा। तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, g ऑफ f फंक्शन, है ना। हम लिखते हैं ना g ऑफ f, निकाल लो, हमें निकालना है। अगर आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर क्या होगा, g ऑफ fx, अब ये क्या हो गया, कंप्लीट कंपोजिट फंक्शन हो गया, क्योंकि fx और gx को मिलाकर अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। चलिए तो क्या बोल रहा है, अगर दो फंक्शन f और g दिए हुए हैं और दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, भले ही इस f ऑफ x का पॉइंट x इक्वल टू a है और g ऑफ x का पॉइंट x इक्वल टू f ऑफ a है, लेकिन फंक्शन तो भैया दोनों कंटिन्यूअस है ना। तो उस केस में क्या होगा, जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा g ऑफ fx या फिर f ऑफ gx, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a पर। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब हम देखते हैं उस एग्जाम्पल को। अब चलिए यहां पर जो एग्जाम्पल गिवन है उसमें fx जो फंक्शन है वो गिवन है कितना, x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए ठीक है, अब अगला फंक्शन जो gx गिवन है वो कितना गिवन है, मॉड x। अब यहां पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे देखते हैं, आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब दोनों ही फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। हैंस द कंपोजिट फंक्शन g ऑफ fx, यहां पर ये फंक्शन बन गया। कैसे बन गया, अब समझिए बात। यहां लिखा है g ऑफ fx, ध्यान से जो भी आगे लिखा रहेगा हम उसे एज इट इज आगे लिख लेंगे, और बीच में जो o का मतलब है ये ऑफ, और पीछे लिखा हुआ है f, मतलब g ऑफ fx, कहने का मतलब ये है ना। जो फंक्शन पीछे लिखा है उसे हम आगे वाले फंक्शन के अंदर डालेंगे, समझ ले बात आप। जो आगे लिखा हुआ है वो आगे ही रहेगा, और जो पीछे लिखा हुआ है उसे हम आगे वाले फंक्शन के अंदर डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब ये है। चलिए यहां पर दिया हुआ है g ऑफ x मोड x, और f ऑफ x दिया हुआ है कुछ ये फंक्शन, मतलब अब इस f ऑफ x को g ऑफ x के अंदर डालेंगे, यानी इस x की जगह ये पूरा कंप्लीट f ऑफ x आएगा। तो मतलब यहां पर कंप्लीट मोड तो था, इस x की जगह वापस से ये फंक्शन हमने क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया। तो ये फंक्शन जो बन गया हमारा g ऑफ fx बन गया। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। तो ये क्या कह रहा है, विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और किसी एक गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, तो जो इनका कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पर। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। आप एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक कर देखिएगा, x इक्वल टू 0 पर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप डायरेक्टली अगर लिमिट भी निकालेंगे तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो आप देखिए यहां पर 0 है, कंप्लीटली ये 0 पूरे फंक्शन को 0 बना देगा। तो ये पूरा फंक्शन का वैल्यू लिमिट का क्या होगा, 0। अगर वैसे भी अगर हम डायरेक्टली फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x ऑफ 0 पे निकालेंगे तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, f ऑफ 0, है ना। जैसे ही x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ फंक्शन है fx, तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा,
एफ ऑफ जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे ही जीरो हो जाएगी इस मोड का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू भी जीरो निकल जाएगा और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू भी जीरो निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो हो गई। एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि वो एफ ऑफ जीरो बन जाएगा और यहां पर एक्स है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो हो गई, लिमिट की वैल्यू भी जीरो हो गई एक्स टेंड्स टू जीरो पर। मतलब यहां पर लिमिट और फंक्शन दोनों की वैल्यू जैसे ही इक्वल हो गई, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पर, जो गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो है उस पर। होप सो आप बात समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, यानी एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन कुछ गिवन है ना। चलिए, और उसके बाद जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, वन बाय एक्स माइनस टू। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स इन रियल नंबर। होप सो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स की, जो यहाँ गिवन फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी, ये फंक्शन किस जगह पर कंटिन्यूअस है और किस जगह डिसकंटिन्यूअस है। जी ऑफ एक्स ये किस जगह कंटिन्यूअस है और किस जगह डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद दिया है एफ ऑफ जी। इसका कहने का मतलब क्या है, वापस से जो आगे लिखा है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे लिखा है वो उसके अंदर डाला जाएगा। मतलब एफ आगे था तो यहां हो जाएगा भैया अपना एफ, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट जी पीछे था, मतलब जी ऑफ एक्स हो गया। अब यहां पर हमने पहले देखा था जी ऑफ एफ एक्स और यहां हो गया एफ ऑफ जी एक्स। मतलब पहले वाले में हमने एफ ऑफ एक्स को जी में डाला था, अब यहां पर जी ऑफ एक्स को एफ के अंदर डालेंगे। मतलब इसको हम यहां पर एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि कहां पर ये कंटिन्यूअस है और कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए यहां पर एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी सबसे पहले अपने को चेक करनी है। तो हम कंटिन्यूटी में क्या देखते थे, कंटिन्यूटी में हम देखते थे कि सबसे पहले हमारा फंक्शन जो है डिफाइन होना चाहिए। अगर हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया तो हम उसके बाद उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और जो गिवन पॉइंट है उस पर ही फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो गए तो फंक्शन अपना क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। चलिए, तो हमें बोला है एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि आखिर फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइंड है और किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा उसे हम निकाल देंगे और जिस पॉइंट पर डिफाइन होगा उसे हम रख लेंगे और उसी पर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ध्यान से, यहां पर इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कही गई है, डिस्कस करने के लिए, है ना। निकालने निकाल, खाली डिस्कस करने के लिए। देखिए नीचे डेनोमिनेटर x माइनस वन है। अब ध्यान से, जब हमने फ्रैक्शन वाले को देखा था, वन बाय एक्स वाले को देखा था, वन बाय एक्स टू द पावर n देखा था, या फिर रैशनल नंबर देखा था, है ना एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, तो उस केस में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था इन सभी केस के अंदर कि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर अपना जीरो हो जा रहा है। और ध्यान दीजिए यहां पर x माइनस वन है। अगर हम इस x की जगह वन पुट कर दें तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। जीरो होते ही ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब एफ एक्स हर जगह डिफाइंड है, सिर्फ किस पॉइंट को छोड़कर, सिर्फ वन को छोड़कर। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इस फंक्शन एफ एक्स की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी इसकी वन, क्योंकि इसी वन पर यहां वन रखेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो होगा और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब ये एफ एक्स की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वन हो गई और बाकी हर जगह ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब इसका जो कंप्लीट डोमेन बन जाएगा वो हो जाएगा आर माइनस वन। होप सो आप समझ गए होंगे। आर कंप्लीट रियल नंबर, उस रियल नंबर में से हम वन को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कंप्लीटली डिफाइंड हो जाएगा और कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं जी ऑफ एक्स पर। सेम टू सेम जो हमने एफ ऑफ एक्स में किया जी ऑफ एक्स में करेंगे। जी ऑफ एक्स के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में x माइनस टू। मतलब वो वैल्यू जिस पर कि ये फंक्शन डिफाइंड ना हो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे और वो सभी वैल्यू जिस पर ये डिफाइंड है उसे हम इंक्लूड कर लेंगे। अब ध्यान से, यहाँ 2 है, अगर यहाँ भी 2 रख दिया हमने तो 2 माइनस टू कंप्लीट जीरो हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई भी वैल्यू रखो उस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो मतलब इसका भी अगर हम देखेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा 2। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। अब मुझे कोई बोलेगा कि इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कंप्लीट रियल नंबर एक्सेप्ट 2, है ना।
टू को छोड़कर, टू को एक्सक्लूड करना है, बाकी सारे रियल नंबर हो जाएंगे लेकिन टू नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, r-2। इसका क्या बना था, r-1। इसका बन गया r-2। होप सो आपको इतनी बातें अब तक समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या बोला था निकालने के लिए कि f ऑफ gx है ना, इसको क्या लिखते हैं, f ऑफ g बाहर में x है ना, इसको ब्रेक करके हमने ऐसा लिख लिया। मतलब जो g ऑफ x फंक्शन है अब f ऑफ x के अंदर डालना है। मतलब जो g ऑफ x का वैल्यू है, यहां पर फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को f ऑफ x में इस x की जगह रिप्लेस करना है। तो ध्यान से अब देखते हैं, है ना, एक बार पहले रिप्लेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बातें कहता हूं। तो यहां पर क्या हो गया, f ऑफ x, x की जगह हमें 1/x-2 डालना है, तो डालते हैं 1/x-2, इस x की जगह डाल लिया, फिर प्लस यहां पर कितना है अपने पास, 1 है। चलिए अब ध्यान से वापस से इस x की जगह 1/x-2 डालेंगे, तो चलिए डाल लेते हैं 1/x-2 डाल लिया। उसके बाद वापस से यहां पर -1 है। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर हमें निकालना है f ऑफ gx। मतलब यहां पर हमें g की वैल्यू f ऑफ x में पुट करनी है। तो इसका मतलब सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना होगा कि g ऑफ x हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी तो इसके अंदर डालेंगे, तभी तो ये डिफाइन करेगा। अगर g ऑफ x कभी डिफाइन नहीं किया किसी पॉइंट पर, तो ये खुद ही डिफाइन नहीं कर रहा, दूसरे फंक्शन में जाकर उसको भी अनडिफाइंड कर देगा। समझ रहे हो बात? तो मतलब g ऑफ x क्या है, इसकी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा हो, किस किस पॉइंट पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइन है ये फंक्शन। तो यहां पर हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला कि g ऑफ x की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 2 है। इसका मतलब जैसे ही ये g ऑफ x इस f ऑफ g में जाएगा, समझ रहे हो, f ऑफ g है ना, तो g ऑफ x f ऑफ x के अंदर डालेंगे, तो वहां पर g ऑफ x को क्या होगा, डिफाइन होना होगा। डिफाइन होना होगा तो यहां पर इसे इस पॉइंट 2 को छोड़ना होगा। अगर ये पॉइंट 2 g ऑफ x इंक्लूड कर लिया तो ये खुद अनडिफाइंड हो जाएगा और ये दूसरे फंक्शन के अंदर जाकर उसे भी अनडिफाइंड कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ g का एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, g ऑफ x का जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, क्योंकि g ऑफ x डिफाइन होगा तभी f ऑफ gx डिफाइन होगा, क्योंकि g इसके अंदर डालना है। तो मतलब यहां पर इसका एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या मिल गया, f ऑफ gx का, वो मिल गया अपना भैया 2। चलिए ये बात तो समझ में आ गई अपनी। अब दूसरी बात ये है कि f ऑफ x को देखो, f ऑफ x में कौन सा पॉइंट था जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, वो भैया 1 था। मतलब अब ये x की जगह अगर 1 हो गया तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, ये पूरा, क्योंकि ये नीचे 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड। अब ध्यान से इस x की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इस x की जगह सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1/x-2। तो ये अगर ये 1/x-2 इसकी जगह लिया है तो मतलब वैल्यू ऐसा बन गया है। मतलब यहां पर अब दूसरी बात ख्याल करने वाली है कि ये 1/x-2 की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1/x-2 की वैल्यू 1 हो गई तो ये वापस से कंप्लीट फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब 1/x-2 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी f ऑफ gx निकालने के वक्त मिला, वो मिला 1/x-2 जो है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 1 हो गया तो भैया क्या हो जाएगा अपना, ये फंक्शन पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा इतना तो लिख लिया हमने 1/x-2 इक्वल टू 1, लेकिन भैया वो x की कौन सी वैल्यू है जिसके वजह से 1/x-2 1 हो जाएगा, वो भी तो देखना होगा ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो x की वैल्यू कौन सी है। अब चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x-2 इस 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x-2 इक्वल टू 1। वैसे तो ये नॉट इक्वल टू है, यहां पर अभी आप इक्वल टू ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि हमें यहां x की वैल्यू निकालना है और जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू x होना चाहिए इस केस के अंदर। चलिए तो यहां पर x-2 इक्वल टू 1 हो गया, यानी x की वैल्यू जो है क्या हो गई 1, ये -2 उधर जाकर +2 बन जाएगा, मतलब ये वैल्यू बन गया 3। यानी x की वैल्यू अब भैया 3 नहीं होनी चाहिए इस केस में, यानी 1/x-2 के केस में। समझ रहे हो बात? क्योंकि x की वैल्यू यहां 3 हो गई तो 3 - 2 1, 1/1 1, 1 - 1 0,
मतलब यहां बात ये हो गई कि जब हम f ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो उस केस में हमें 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला। वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या था? पहला g ऑफ x का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि g ऑफ x को डिफाइन होना होगा तभी ये f ऑफ जी एक्स को डिफाइन करेगा। सही बात। तो वहां पर पहली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 मिली। दूसरी बात ये कि जो हम 1 बाय एक्स माइनस 2 पुट किए हैं ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 हो गया तो वापस से कंप्लीट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये डिफाइंड ही नहीं करेगा, है ना। फंक्शन को तो डिफाइन करना होगा। अब ध्यान से, अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा तो उसके लिए इस वैल्यू को 1 नहीं होना होगा। तो इस वैल्यू को 1 नहीं होना होगा, तो 1 नहीं होना होगा तो ये वैल्यू कब 1 नहीं होगा? जब x की वैल्यू 3 नहीं होगी। तो मतलब f ऑफ जी एक्स में 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल गए, एक 2 और दूसरा 3। होप सो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।